नमस्कार दोस्तों आज का हम लोगों का टॉपिक है विवाह कब होगा। स्वयं देखें अपनी कुंडली में। सरल 4 पॉइंट्स में बताऊंगा दोस्तों। केवल 4 सरल पॉइंट से बताऊंगा कि आपकी कुंडली में विवाह का योग कब बन रहा है, किस साल किस महीने बन रहा है। वो 4 पॉइंट्स इतने सरल भाषा में बताऊंगा कि एक सामान्य सा व्यक्ति जो ज्योतिष नहीं भी जानता, वो केवल अपनी पत्रिका को देख करके जान जाएगा कि हमारा विवाह कब होने वाला है। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कुंडली में कि विवाह विलंब कब होता है। ये पहला पॉइंट ये है कि विवाह विलंब कब होता है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है। कुंडली में ये सप्तम भाव, ये जो जहाँ पे मैंने ये मांगलिक बनाया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड स्पाउस हाउस। विवाह का घर यही होता है, आपके जीवन साथी का घर यही होता है। जीवन साथी के बारे में यहीं से पता चलता है। अगर इस हाउस के अंदर, इसको 7th हाउस भी कहते हैं, नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है पर इसको 7th हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर राहु, केतु, शनि या मंगल, इन चारों में से कोई भी एक ग्रह यहाँ बैठा है, या राहु शनि साथ में बैठे हैं, या राहु मंगल साथ में बैठे हैं, या केतु मंगल साथ में बैठे हैं, या शनि केतु साथ में बैठे हैं, तो वैवाहिक जीवन में विलंब होता ही होता है। पक्की बात है, विलंब होता ही होता है। या फिर शनि की यहाँ पर ये ग्रह बैठे हुए हों और साथ में महादशा आ जाए शनि की या मंगल की या केतु की या राहु की, तो विवाह में विलंब होता है, देरी होती है। और अगर अकेला केतु बैठा हुआ हो तो ये जान जाइए कि विवाह तय होकर के टूटता भी है। ठीक है, तो ये एक पहला बिंदु है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिनके वैवाहिक जीवन में विलंब हो रहा है, विवाह तय होकर के टूट रहा है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, लेट होता चला जा रहा है, तो अपनी कुंडली में ये देखें क्या इस तरीके का कोई मेलेफिक ग्रह, दूषित ग्रह इस घर को, विवाह के घर को दूषित तो नहीं कर रहा। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये जानिए, विवाह का कारक ग्रह शुक्र होता है। कुंडली में अगर ये शुक्र ग्रह अगर नीच का होगा, कुंडली में शुक्र कहीं भी नंबर 6 में बैठा हुआ हो, नंबर 6 कहीं भी लिखा हो और नंबर 6 में शुक्र बैठा होगा, तो वो नीच का होगा। और वो शुक्र अगर किसी केतु के साथ में बैठ जाए, मतलब शुक्र केतु की युति बन जाए, तो विवाह में विलंब होता है और विवाह में रुकावट होती है। तो शुक्र ग्रह क्योंकि हमारे कॉन्जुगल लाइफ का कारक होता है, हमारे सेक्सुअल लाइफ का कारक होता है, और जीवन साथी या जीवन संगनी, मेल या फीमेल, दोनों के लिए एक ही बात है। अगर कुंडली में शुक्र दूषित है या नीच का है तो विवाह में विलंब होता ही होता है। अब तीसरी चीज़ ये जानिए कि महादशा कौन सी चल रही है। कुंडली में महादशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर राहु की महादशा चल रही है और राहु ऐसे बैठा हुआ है, या फिर ये राहु यहाँ पर बैठा हुआ हो लगन पर, ठीक है, इसको लग्न कहते हैं, राहु यहाँ से इस पे दृष्टि डाल रहा हो, तो भी वैवाहिक जीवन में विलंब होता ही होता है, दिक्कतें आती ही आती हैं। या शनि ऊपर बैठा, उसकी भी दृष्टि यहाँ पर आ रही हो, तो भी विवाह में विलंब करता है, क्योंकि शनि 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 चलता है। तो और शनि की महादशा हो तो वो रुकावट डालता है, देरी करता ही करता है। ऐसे ही मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ रही हो, तो कुंडली मांगलिक भी हो गई, और साथ साथ में मंगल की दशा चल रही हो तो भी विवाह में विलंब होता है। अब यहाँ पर विवाह होता किस स्थिति में है वो बताता हूँ। तीसरा पॉइंट आप समझ गए कि किसी भी नेगेटिव ग्रह की महादशा अगर होगी तो भी विवाह में विलंब होगा, या यहाँ पर बैठा हो लगन पर, या फिर सप्तम भाव में ऐसे बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो नेगेटिव वाला, तो भी विवाह में विलंब होता है। महादशा अगर इन नेगेटिव ग्रहों की हो तो विवाह में विलंब होता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट बताता हूँ कि विवाह कब होता है। आप जानने के लिए आए हैं विवाह कब होता है, खुश हो जाइए, चौथा पॉइंट बता रहा हूँ।
कुंडली में देखिए, अगर शुभ ग्रह गुरु, बुध, शुक्र या चंद्र, इन चारों में से कोई भी एक ग्रह यहाँ पर बैठा हो विवाह के घर में और इसकी महादशा आ जाए तो कन्फर्म मानिए विवाह का समय शुरू हो चुका है। गुरु की महादशा आ जाए, उसमें शुक्र की अंतर्दशा आ जाए, या शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ जाए, या बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ जाए, या चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, शुक्र की अंतर्दशा या शुक्र की महादशा ये विवाह का सूचक होता है। आप अपनी महादशा चार्ट, अंतर्दशा चार्ट उठा के देखेंगे तो अगर शुक्र किसी भी शुभ ग्रह की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जब भी आरंभ होने जा रही है तो ये मान के चलिए वो वैवाहिक जीवन और मिलापक का काम करेगा, वो विवाह की तरफ रिश्ते आने जो है शुरुआत हो जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ में शुक्र अगर दूषित नहीं है, जैसे मैंने पीछे बताया राहु केतु वगैरह इन सब से दूषित नहीं है, तो ये मान के चलिए विवाह होगा, कन्फर्म 100% कि विवाह होगा। ठीक है, अब एक स्थिति और बनती है, वो समझिए। अगर ये प्लेनेट यहाँ ना बैठ करके ऊपर बैठा हुआ हो तो ये हो गया लग्न। होता क्या है, हर ग्रह की सप्तम दृष्टि शुभ होती ही है। तो अगर ये शुभ ग्रहों में से किसी की भी महादशा हो, गुरु की, बुध की, शुक्र की या चंद्रमा की, किसी की भी महादशा हो तो इसकी सप्तम दृष्टि हमेशा यहीं पर पड़ेगी, इस जगह पर। और उसमें अगर गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ जाए तो ये मान के चलिए विवाह होने ही वाला है। जिस साल, जिस महीने वो शुक्र इंटर करने जा रहा है उस साल, उस महीने विवाह का योग बनना शुरुआत हो जाएगा और विवाह होगा। वो कुंडली क्लियर बताती है। अब यहाँ पर डिग्री, नक्षत्र, उसके पद और ये सारी चीज़ें भी देखना अनिवार्य है, ज़रूरी है। होता क्या है कि बहुत बार ये शुभ ग्रह राहु केतु के नेगेटिव नक्षत्रों में बैठे होते हैं। मैं कुछ नक्षत्रों का नाम ले लेता हूँ यहाँ पर जो नेगेटिव हैं, जो विवाह में विलंब कराते हैं। इन शुभ ग्रहों की दशा होने के बावजूद विलंब कराते हैं या टकराव कराते हैं। शुक्र अगर आद्रा नक्षत्र में हो, शीतविषा नक्षत्र में हो, मूल नक्षत्र में हो तो दिक्कत कराता है। गुरु आद्रा नक्षत्र में हो, मूल नक्षत्र में हो या शीतविषा नक्षत्र में हो तो दिक्कतें कराता है, विलंब कराता है। बुध भी ऐसा ही इन नेगेटिव नक्षत्रों में हुआ तो भी ये विवाह तो कराएगा लेकिन उसमें विलंब भी कराएगा, उसमें दिक्कतें भी कराएगा। ऐसे ही चंद्रमा, चंद्रमा ऐसे शुभ माना जाता है, पर अगर ये चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो, अमावस्या का हो तो दिक्कतें पैदा करा देता है, तो ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। चंद्रमा शुभ होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। चंद्रमा अगर शुभ नहीं है तो दिक्कतें कराता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, शादी कैसी रहेगी। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शादी रहेगी कैसी। अब कुंडली में इसके अलावा, ये तो बेसिक मैंने 4 पॉइंट्स बताए आपको कि विवाह किस साल किस महीने होगा, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। पर अगर वैवाहिक जीवन में तनाव, टेंशन, डाइवोर्स या फिर मारपीट, आपस में झगड़े फसाद हों, वो केवल इससे पता नहीं चलता। इसके लिए उपपद लगन चार्ट वो अलग बनती है, जिसको कॉन्जुगल लाइफ चार्ट कहते हैं, उपपद। फिर गोल्डन पॉइंट्स चार्ट बनती है, वो अलग होती है। फिर नक्षत्र एवं डिग्री चार्ट बनती है। ऐसे ही एक D9 चार्ट होती है, वो सारी चार्टों को देखा जाता है, उपपद को, नक्षत्र चार्ट को, गोल्डन पॉइंट चार्ट को, D9 चार्ट को। इन सब को देख करके तब पता चलता है कि वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स, टेंशन्स या अल्प आयु में मृत्यु योग तो नहीं है मांगलिक दोष की वजह से। तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। वो देखिए, वो आपके हाथों आप चेक नहीं कर पाएंगे, वो एक अनुभवी ज्योतिषी चेक कर सकता है।
अगर आपकी कुंडली में कोई नेगेटिव ग्रह इस तरीके के बैठे हैं और विवाह में विलंब हो रहा है, तो आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सअप कीजिए। एक मिनिमम फ़ीस लेता हूँ, आपको सारी चीज़ें मैं चेक करके एक्यूरेसी के साथ बता दूंगा किस साल किस महीने विवाह होगा। और साथ में जो मैंने अभी उपपद लगन चार्ट, गोल्डन पॉइंट चार्ट, D9 चार्ट और नक्षत्र चार्ट जो बताई, ये सब भी चेक करके बताऊंगा कि कहीं टेंशन डाइवोर्स योग तो नहीं है, या कोई अल्प आयु का योग तो नहीं है मांगलिक दोष की वजह से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको मैं जानकारी दे पाया। बेसिक जानकारी है दोस्तों ये, ताकि आप अपनी कुंडली चेक करके देख सकें कि वैवाहिक जीवन कब से शुरू होने जा रहा है, उसकी दशा क्या चल रही है, उसकी महादशा क्या चल रही है, आपको पता लगे। अब बहुत बार होता है कि इस तरीके के ग्रह दूषित हों तो क्या किया जाए, तो उसके उपाय क्या हैं। जैसे किसी की आयु अब यह है कि लेट हो ही गया मैरिज में, तो अब इसके उपाय क्या हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों शुक्र के भी उपाय किए जाते हैं, इन सब का नक्षत्र देखा जाता है, उसके बाद तय होता है कि कौन सा रत्न पहनना है, और फिर लगन देखा जाता है, आपका लगन क्या है। यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक आपका क्रमशः कौन सा लगन है। क्या आप मेष लगन के हैं, क्या वृषभ के हैं, क्या मिथुन के हैं, क्या कर्क के हैं, सिंह के हैं, ऐसे ही कुंभ के हैं, या किस लगन के आप हैं, उसके हिसाब से रत्न और उसका मेटल वो सब चेक किया जाता है। किस धातु में वो रत्न पहनना है वो भी आपकी कुंडली के ग्रह, नक्षत्र, चल रही महादशा और उसकी बारीकी से उपपद लगन चार्ट और गोल्डन पॉइंट चार्ट में चेक किया जाता है। तब आपको रत्न एडवाइस किया जाता है। अन्यथा रत्न नुकसान भी करते हैं, अगर सही तरीके से ना धारण किया गया हो तो और विलंब कराते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये अद्भुत ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।